वेलकम टू गो क्रेजी लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड पार्ट। उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों ने वेरियस थिंग्स के बारे में पढ़ा, रशिया में सोशलिज्म किस तरीके से स्प्रेड हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली थी। अब हम सेकंड पार्ट में द फेब्रवरी रेवोल्यूशन की बात करते हैं इन पेट्रोग्राड। ठीक है, आपने जैसे रिसेंटली अभी हम गीता पढ़ रहे थे तो गीता में बहुत अच्छा कोटेशन आया था, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनन क्लेदन्त्यापो ना शोषयति मारुता। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, पूरी वर्ल्ड की सबसे अच्छी बुक अगर है तो वो है भगवत गीता। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो एनर्जी है, मेन जो हम आपको कंसेप्ट बताना चाहते हैं, जो एनर्जी है दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और रेवोल्यूशन भी कुछ उसी तरीके से है। अगर किसी भी सोसाइटी में ऑपरेशन देखने को मिलेगा, उस सोसाइटी में रेवोल्यूशन ज़रूर होगा। तो रशियन रेवोल्यूशन में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। बहुत टाइम बाद लेक्चर आया है। रशियन रेवोल्यूशन में हम लोग दो रेवोल्यूशन को मेनली पढ़ते हैं, एक फेब्रवरी रेवोल्यूशन और एक अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो अभी हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? फेब्रवरी रेवोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फेब्रवरी रेवोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हमें सोसाइटी को बहुत अच्छे से जानना होगा। एक चीज़ याद रखना, हर एक सोसाइटी में लगभग जो सोशल बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो गरीबी रेखा वाले लोग हैं या जो पुअर हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सोसाइटी से एक्सक्लूडेड होते हैं। वैसे ही यहाँ भी देखने को मिला। वहाँ पे रिवर नीवा रिवर के लेफ्ट बैंक पे या लेफ्ट साइड बड़े बड़े लैंड ओनर्स, किंग का घर है, विंटर पैलेस है, ये सारी चीज़ें किस साइड देखने को मिली? लेफ्ट साइड। वेयर एज राइट साइड अगर हम बात करें तो राइट साइड पीजेंट हो गए, वर्कर्स हो गए, ये सारे लोगों के घर वगैरह देखने को मिले। ठीक है, सोशल एक्सक्लूशन हर एक सोसाइटी में देखने को मिला था और मिलता है। ऐसी बात नहीं है वो पास्ट में ही देखने को मिला, अभी भी सोशल एक्सक्लूजन काफ़ी जगह देखने को मिलता है। ठीक है, फेब्रवरी रेवोल्यूशन को अगर और अच्छे समझना है तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड को आपको मन में क्लियर रखना पड़ेगा। इस दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण बहुत सारे वर्कर्स किस में होंगे? इंडस्ट्रीज में होंगे। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप लोग इसके पहले वाला लेक्चर भी ज़रूर देखें। उसमें हमने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज़ में जब वर्कर्स हैं तो वर्कर्स की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। पर इसका जस्ट अपोजिट था। इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है प्लस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, तो इस टाइम एक चीज़ प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलेगी, लोग काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए। लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो फैक्ट्रीज क्या होंगी? बंद होना चालू होंगी। फैक्ट्रीज बंद होंगी तो लोगों की इनकम भी गिरना चालू होगी और लोग स्पेंड भी कम करेंगे। देखो, देश की इकोनॉमी कब लॉस में जाती है? जब लोग स्पेंड करना बंद कर दें, तब देश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा खतरे में चली जाती है। सेम यही चीज़ कहाँ देखने को मिली हमको? रशिया में देखने को मिली। लोगों ने स्पेंड करना काफ़ी हद तक कम कर दिया। ये 22 फ़रवरी की बात है। 22 फ़रवरी को रशिया में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ लॉकआउट हो गई और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी क्या हो गई? स्लो हो गई। पर्टिकुलर मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होना चालू हुए, काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन होना चालू हुए। पूरा का पूरा रेवोल्यूशन जो है वुमेन्स ने लीड किया, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह की वुमेन को निकाल दिया गया था काम से। उसके रिस्पॉन्स में काफ़ी ज़्यादा वुमेन का एगिटेशन हुआ, काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और वो विरोध इतना ज़्यादा मतलब एक प्रकार से स्पॉट पॉइंट बन चुका था कि ये जो 2 फ़रवरी है रशियन कैलेंडर के हिसाब से और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इट इज़ 8 मार्च। और आपको पता है पूरे वर्ल्ड में 8 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्यों? उसके पीछे ये हिस्ट्री है कि एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया अनएम्प्लॉयमेंट के कारण और हेडेड बाय द वुमेन, तो कहीं ना कहीं वुमेन के रिस्पेक्ट की, वुमेन के एम्पावरमेंट की बात आई सामने। और इसी कारण से 2 फ़रवरी जो कि जूवियन कैलेंडर जो रशिया फॉलो करता था और 8 मार्च जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अपन फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से हम क्या सेलिब्रेट करना चालू कर दिया? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? 22 फ़रवरी हो गया। इसके रिस्पॉन्स में 25 फ़रवरी को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया। ड्यूमा मतलब जो रशिया की पार्लियामेंट है
उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देखने को मिलेगा, एरिस्टोक्रेसी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो दिखाएगी। तो सबसे पहले किसको सस्पेंड किया गया, ड्यूमा को। पुलिस को कहा, आर्मी को कहा कि आप जाके इस वाले रेवोल्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। और जब ऐसा देखने को मिला, लेकिन फिर भी जो विरोध है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा था, तो इसके रिस्पॉन्स में, विरोध जब इंक्रीज होता जा रहा है तो इसके रिस्पॉन्स में जो कैवलरी है उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम फायर नहीं करेंगे, रिफ्यूज़, ठीक है, हम फायर नहीं करें। आप खुद सोचिए, जब भी कोई देश में विरोध होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट और मिलिट्री से कहा जाए कि आप अपने सिविलियंस पे फायर करिए, तो क्या मिलिट्री इसकी परमिशन देगी या क्या उन्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर बहुत बड़ा लॉस है, और वो होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो बहुत बड़ा लॉस है। तो कैवलरी ने साफ रिफ्यूज़ कर दिया कि हम फायर नहीं करेंगे लोगों के ऊपर, और यहाँ पे लोगों को और ज़्यादा पावर मिलना चालू हो गई, और यहाँ पे सोवियत और काउंसिल फॉर्म होना चालू हो गई। और इसका इम्पैक्ट ये है कि लोग यूनाइट होते गए। जब जब ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, जब जब ग्रुप बनेंगे, एसोसिएशंस बनेंगे, सोवियत्स बनेंगे, तब तक लोग क्या होंगे, यूनाइट होंगे, और यूनाइट होंगे तो गवर्नमेंट की पावर क्या होती जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, लेबर्स यूनाइट होना चालू गए, एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रियल लेबर हो, ये सारे क्या होते गए, यूनाइट होना चालू हो गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं, जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो पेट्रोग्राद सोवियत भी स्टैब्लिश हो गया, और ये इतने ज़्यादा पावरफुल होना चालू हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टैब्लिश हो गया, पेट्रोग्राद, जो कि पहले इसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। ये यहाँ पे पेट्रोग्राद सोवियत स्टैब्लिश हुआ, और इसकी पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती गई कि फाइनली 2 मार्च को, ठीक है, फाइनली 2 मार्च को किंग ने अपनी पावर को एब्डिकेट कर दिया, किंग ने अपनी पावर को त्याग दिया। किंग समझ गया था कि पावर शिफ्ट हो चुकी है और कभी भी किसी भी वक्त हमारे अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। किंग समझ गया था कि अब हम ज़्यादा समय चलने वाले नहीं हैं, और इसी कारण से 2 मार्च को किंग ने अपनी पावर को छोड़ दिया, किंग की पावर ख़त्म हो गई, और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होता है किसका, प्रोविजनल गवर्नमेंट का। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का एक प्रकार से फाइनल जो कंक्लूजन था वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। और इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब लोगों के हाथ में पावर आने लगी, अब गवर्नमेंट से पावर हट के प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में, या किंग से पावर को हट के प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आना चालू हो गई थी। ठीक है, तो अभी तक हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 22 फ़ेब को लॉकआउट हुआ, 25 फ़ेब को ड्यूमा सस्पेंड कर दिया गया, और 2 मार्च को, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट डेट्स मिली। 2 मार्च को किंग की पावर एब्डिकेट कर दी गई, या किंग ने अपनी पावर को एब्डिकेट कर दिया, त्याग दिया, और यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट हो गई। किसकी गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में समझो। प्रोविजनल गवर्नमेंट ज़्यादातर किसकी रहेगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ओनर्स की, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट या एक डिक्टेटर की पावर जाती है तो उसके दूसरे नंबर पे जो डिक्टेटर होगा वो पावर में आएगा। और इस वक्त किंग के बाद कौन था, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, ये लोग पावर में थे। तो पावर किसके हाथ में गई, इन लोगों के हाथ में पावर शिफ्ट हो गई। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब टाइप की सिचुएशन थी कि हाँ, इन लोगों के हाथ में पावर शिफ्ट होना चालू हो गई, और प्रोविजनल गवर्नमेंट इन लोगों से मिलके बनी है। लेकिन इनको भी जो विरोध कर रहा था वो कौन थे, सोशलिस्ट जैसे लोग। सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि पावर या पूरी सोसाइटी को ध्यान में रख के आप काम करिए, आप अकेले अपने फेवर में रहते हुए काम को ना करिए। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, लिबरल्स ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। ये लोग काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे कि भैया प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में उतनी पावर तो नहीं जानी चाहिए, थोड़ी पावर लोगों के हाथ में भी आनी चाहिए। और इसी वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है, ही वॉज व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन को काफ़ी टाइम पहले एग्जाइल कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा
कि भैया वो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब जो किंग जार की बात कर रहे हैं उसकी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी करता था, तो इसको क्या कर दिया गया था, एग्जाइल। एग्जाइल मतलब देश निकाला। अब जैसे ही इसने देखा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट आ चुकी है, किंग ने अपनी पावर को एब्डिकेट कर दिया है, वैसे ही ये क्या हो गया, रशिया में वापस एंटर होना चालू हो गया। जब ये अप्रैल मंथ में एंटर हुआ और इसने ट्रेन में पूरी की पूरी अपनी वो लिखी, एक थीसिस लिखी जिसको अप्रैल थीसिस भी नाम दिया गया, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट इसने स्टेप्स बताए। पहली चीज़, वॉर को छोड़ दो, वॉर मत लड़ो, उसमें किसी की भी भलाई नहीं है। आपने शॉर्ट्स देखा होगा, उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ कहा है हमने, सन तजू की बुक में ये बात साफ लिखी हुई है कि अगर आपको इकोनॉमिकली वॉर में लॉस होता है तो वो वॉर लड़ना सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम होगा। आप उससे अच्छा सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो भैया इकोनॉमिकली तो वॉर कभी भी बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाला, जीतने वाला भी उतना ही हारेगा जितना हारने वाला हारता है। सेकेंड थिंग, अब जो लेनिन है ये काफ़ी हद तक सोशलिज्म के सपोर्ट में है, लेकिन वर्कर्स के सपोर्ट में ज़्यादा है। इसने क्या कहा कि बैंक को नेशनलाइज करो। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए आप, बैंक को नेशनलाइज करने से फ़ायदा क्या। पहले लोन जो मिलते थे, गवर्नमेंट किसको देगी लोन, या एक जार किसको ज़्यादा प्रमोट करेगा, एरिस्टोक्रेसी को या फिर अपने ही जो सगे संबंधी है नेपोटिक होके या नेपोटिज्म दिखाने की कोशिश करेगा। गरीब लोगों को लोन तो मिलेगा नहीं या पैसे की सिक्योरिटी तो मिलने वाली नहीं। इसने सबसे अच्छा काम क्या किया कि बैंक को नेशनलाइज करो, यानी अब किसको लोन मिलने की बारी आ गई, गरीब लोगों, यानी एक पुअर भी काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगा, बैंकिंग फैसिलिटी से जाके काफ़ी हद तक जुड़ जाएगा। दूसरा स्टेप ये था। और तीसरा स्टेप जो कि सबसे अच्छा था, इसने कहा था लैंड जो है वो किसको दो, आप पीजेंट्स को दो, कि जो वहाँ पे लैंड टू द टिलर्स टाइप के जो वहाँ पे खेती कर रहे हैं उनको लैंड मिलनी चाहिए। मतलब कुल मिला के इसने किन लोगों की बात की, पूरे के पूरे कॉमन मैन। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। और यहीं से इसकी पावर इंक्रीज होना चालू हो गई। व्लादिमीर लेनिन जो था वो बोल्शेविक पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था। कौन सी पार्टी, बोल्शेविक पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था, उसी का लीडर था। तो कई बार मिसकंसेप्ट के कारण काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन हो जाता है। बोल्शेविक पार्टी जो एक्चुअल में माइनॉरिटी थी, लेकिन उसके नाम के कारण लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी के रूप में आना चालू हो गई थी। कौन सी, बोल्शेविक पार्टी। ये सारी चीज़ें इस दौरान चल रही थी। और जो लेनिन है ये रेडिकल थ्योरी के सामने आया, मतलब एक शार्प थिंकिंग कि भैया पहले तो ये 3 काम करो, आप वॉर को हटाओ, बैंक को नेशनलाइज करो और लैंड पीजेंट को दे दो। ये 3 काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुल मिला के किसकी गवर्नमेंट बना दो, कम्युनिज्म या कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट बनाओ, जिसमें ज़्यादातर ध्यान वर्कर्स के ऊपर दिया जाए और मतलब सोसाइटी को एज अ सेंटर में रख के सारे काम किए जाएं, रिसोर्सेज पूल किए जाएं। रिसोर्सेज मतलब गवर्नमेंट के होने चाहिए, ऐसी कुछ गवर्नमेंट बनाओ, अमीर गरीब का भेद ना हो, सब एक प्रकार से इक्वल यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जून 1917 में सोवियत का इन्फ्लुएंस बढ़ना चालू हो गया। देखो सोवियत तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही रहे थे। 1917 के टाइम पे सोवियत यानी लेबर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ना चालू हो गया। काफ़ी ज़्यादा सोवियत का इन्फ्लुएंस क्या होता रहा, इंक्रीज़ होना चालू हो गया, यानी एक पर्टिकुलर सेक्शन में पावर मूव करना चालू कर दी थी, और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत भी इस्टेब्लिश हो गई थी। और यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट को एक बात समझ में आ गई थी कि हमारी पावर दिन पे दिन क्या होती जा रही है, नीचे आती जा रही है, और बोल्शेविक की पावर दिन पे दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी भी पावर में कौन है, प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो इसने भी वही काम किया जो लगभग दुनिया की हर पावरफुल व्यक्ति ने काम किया था उस टाइम पे या हिस्ट्री में काम किया। इसने बोल्शेविक को दबाने के लिए बोल्शेविक के इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया कि भैया आप जब बोलोगे ही नहीं
तो हमारी पावर कैसे कम होगी। तो ऐसे काउंटर अटैक होना चालू हो गए किसके अगेंस्ट, बोल्शेविक गवर्नमेंट के अगेंस्ट। काफ़ी ज़्यादा सोशल रेवोल्यूशनरी भी एंकरेज की गई, काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रमोट किया गया कि भैया आप अपनी लैंड ले लो। मतलब बोल्शेविक बहुत ज़्यादा पावर में आता जा रहा था, लोगों के लिए लैंड दिला रहा था, वॉर छोड़ने की बात कर रहा था, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जिसमें अपन ने मेनली क्या देखा था कि किंग ने अपनी पावर को एब्डिकेट कर दिया, किंग की पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो फेब्रुअरी के बाद हुआ उसमें क्या हुआ कि किंग एक प्रकार से प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई। कहाँ गया, हाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंड ओनर्स के या बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स हैं उनके फेवर में थी। व्लादिमीर लेनिन की एंट्री हो गई, ऐसे ऐसे करके पूरे सिस्टम चलना चालू हो गया था। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 की। ठीक है, देखो लेनिन जो था ये काफ़ी समझदार व्यक्ति था। इसको ये बात साफ दिख रही थी कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये एक टाइम पे डिक्टेटर बन जाएगा, ये अपने ही ग्रुप के लोगों के लिए काम करने वाला है। ये लेनिन बहुत अच्छे से समझ गया था और लगभग जो ज़्यादा दूर की सोच पाता है वही एक अच्छा लीडर बनता है। तो लेनिन ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया और ये समझ गया था कि ये लोग क्या एक्ट करेंगे, डिक्टेटर की तरह एक्ट करेंगे। और इसी कारण से इसने 16 अक्टूबर 1917 को अपने दोस्त लियोन त्रोत्स्की के साथ मिलकर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी फॉर्म की। क्या फॉर्म किया, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑन 16 अक्टूबर 1917। किसके अंडर में, लियोन त्रोत्स्की के अंडर में। और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती गई धीरे धीरे कि 24 अक्टूबर को, जो कि इसकी नेक्स्ट डेट थी, वहाँ का जो पीएम था जिसका नाम केरेंस्की था, केरेंस्की को हटना पड़ा। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई, उसको भागना पड़ा। किससे डर के, लियोन त्रोत्स्की से डर के। क्यों, क्योंकि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी पार्टी दिन पे दिन स्ट्रांग होती जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसके पीछे दिमाग किसका था, लेनिन। और लेनिन समझ गया था सबका साथ सबका विकास, वॉर, बैंक, लैंड, 3 इंपॉर्टेंट चीज को उसने अपने हाथ में लिया और यहां से लोगों का सपोर्ट गेन किया। बोल्शेविक इंक्रीज हुआ, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी पार्टी स्टैब्लिश हुई और फाइनली 24 अक्टूबर को जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की उसको हटा दिया गया। और यहां पे पूरी की पूरी पावर किसके हाथ में आना चालू हो गई, बोल्शेविक के हाथ में पावर आना चालू हो गई। पर पावर शिफ्ट जो देखने को मिलता है वो उतना आसान नहीं होता है। कोई भी चीज़ जब शिफ्ट होती है तो बहुत बहुत दम चाहिए उसके लिए, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट मतलब वो होता है और काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल भी देखने को मिलेगा, अस्त व्यस्त चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा जो मिलिट्री लॉयल्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोल्शेविक को दबाने की कोशिश की, इसके न्यूज़पेपर को बैन करने की कोशिश की कि नहीं भैया तुम कुछ नहीं छापोगे, हम तुम्हें गोली मार देंगे, ये वो। और ये हुआ भी। रिस्पॉन्स में बोल्शेविक ने इनको अपोज करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो उसी 24 तारीख की रात आते आते पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के हाथ में आ गया। और दिसंबर में मॉस्को और पेट्रोग्राद पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अल्टीमेटली जीता कौन, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। किसके अंडर में थी, लियोन त्रोत्स्की। और उसके पीछे दिमाग किसका था, व्लादिमीर लेनिन का दिमाग था। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर था इसमें पूरी तरीके से पावर किसके हाथ में चली गई थी, बोल्शेविक के हाथ में चली गई थी। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा, किंग ने अपनी पावर को एब्डिकेट कर दिया। और अक्टूबर रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा, पूरी पावर किसके हाथ में चली गई, बोल्शेविक के हाथ में चली गई। नाम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या बताएं। नाम से बोल्शेविक मेजॉरिटी, लेकिन थी माइनॉरिटी, लेकिन नाम के कारण इतने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए, इतनी ज़्यादा भीड़ आई कि वो अपने आप में ही मेजॉरिटी बन गई, वो पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। सो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन अलग टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून विद गो क्रेजी। थैंक यू। और आप अपने जितने भी क्वेरीज हैं वो हमको DM कर सकते हैं ऑन इंस्टा या टेलीग्राम। दैट्स ऑल। थैंक यू।